Hello everyone, this is Saurav and welcome to the last part of our one shot revision series on your class 12 legal studies book. जो सीरीज हम आपके सीबीएसई बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए कर रहे थे. ओके, सो द लास्ट चैप्टर्स नेम इज लीगल सर्विसेज एंड दिस लेक्चर इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी सौरभ राज बिवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड मूव टुवर्ड्स द कंटेंट्स. ओके, तो इस चैप्टर के कंटेंट्स कुछ इस तरीके से है कि वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल एड. ओके, तो लीगल सर्विसेज वाला जो चैप्टर है वो एक फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है. ओके, तो वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, देन द लीगल बैकग्राउंड ऑफ लीगल एड. ठीक है, ये लॉ के अंदर किस तरीके से डिस्कस्ड है. देन द इंडियन लीगल सिस्टम एंड लीगल एड. इंडिया के अंदर एडवर्जेरियल सिस्टम फॉलो होता है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, काफी टेक्निकल है, तो इसलिए जो पुअर बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनको लीगल एड प्रोवाइड करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, लीगल एड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और उसके अलावा कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है. ओके, फ्री लीगल एड अंडर क्रिमिनल लॉ, सीआरपीसी के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, ये आपके सीबीएसई के ऑफिशियल सिलेबस के अंदर भी है. ओके, दिस चैप्टर इज ऑफ 8 मार्क्स, काफी छोटा सा चैप्टर है और काफी स्कोरिंग चैप्टर भी हो सकता है, तो ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को. ओके, और ये टॉपिक आपके सीबीएसई के अंदर भी क्लियरली रिटर्न है, तो अगर ये आप याद कर लोगे तो दिस कैन ड्रॉप इन योर सीबीएसई एग्जामिनेशन डायरेक्टली. ओके, उसके बाद है फ्री लीगल एड अंडर इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस कौन कौन से ये हमें पढ़ना पड़ेगा. लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 जिसके अंडर लोक अदालत भी सेटअप होती है, ये हम पढ़ेंगे. देन इंटाइटलमेंट टू लीगल सर्विसेज, सेक्शन 12 ऑफ द लीगल सर्विसेज एक्ट. ठीक है, कि कौन कौन इंटाइटल्ड है लीगल एड के लिए. उसके बाद में फ्री लीगल सर्विसेज, पोस्ट लिटिगेशन एंड प्री लिटिगेशन, टाइप्स ऑफ लीगल सर्विसेज, कौन कौन सी लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाती है, ये हम पढ़ेंगे. नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा, नालसा रेगुलेशंस ऑफ 2010, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, अदर इनिशिएटिव्स, व्हेन कैन द लीगल एड बी डिनाइड, और फिर उसके बाद में लीगल एड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स. ओके, दीज ऑल आर द टॉपिक्स. ओके, एंड आई गारंटी यू वंस यू स्टिक टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला ये लेक्चर. ठीक है, 30-35 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, तो एक बार आप इससे स्टिक कर जाओगे तो यू वॉन्ट बी रिक्वायरिंग एनी मटेरियल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो लीगल एड का मतलब सबसे पहले अपन समझते हैं. तो लीगल एड रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ लीगल एडवाइस, काउंसिल और रिप्रेजेंटेशन इन द कोर्ट टू इंडिविजुअल्स विद लिमिटेड फाइनेंशियल मींस, यूजुअली फॉर सिविल और क्रिमिनल मैटर्स. ठीक है, तो जिन लोगों के पास लिमिटेड फाइनेंशियल मींस होते हैं, मतलब द पीपल हु बिलोंग टू मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और पुअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना लीगल एड कहलाता है. ओके, इट इज प्रोवाइडेड एट नो कॉस्ट. ठीक है, और टू द पर्सन सीकिंग असिस्टेंस, इंश्योरिंग एक्सेस टू लीगल सर्विसेज डिस्पाइट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, तो जिनको भी एक तरीके से लीगल सर्विसेज चाहिए होती है उनको ये फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है. ठीक है, पर्पस और इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इन द सोसाइटी बाय इंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस हैव एक्सेस टू लीगल सपोर्ट. ओके, तो बेसिकली रिच और पुअर के बीच में ये गैप को ब्रिज करता है. जैसे देखो, कोई अमीर आदमी है, उसके ऊपर कोई केस लग गया तो वो तो लॉयर आराम से अफोर्ड कर लेगा, लेकिन गरीब आदमी का क्या होगा. ओके, तो इस तरीके से सोसाइटी के अंदर फेयरनेस और जस्टिस को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है लीगल एड का कॉन्सेप्ट. ओके, इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट नो पर्सन इज डिनाइड लीगल हेल्प और जस्टिस ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू अफोर्ड इट. तो जस्टिस जो है वो सबके लिए होनी चाहिए, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 आपको पता ही होगा. ठीक है, तो सिर्फ पैसों की वजह से जो जस्टिस है वो किसी को डिनाई नहीं होनी चाहिए. ओके, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट इंडिविजुअल्स हु आर फाइनेंशियली अनेबल टू पे फॉर लीगल रिप्रेजेंटेशन, हेल्पिंग देम एक्सरसाइज देयर राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो जो भी पे नहीं कर पाते हैं लॉयर्स की फीस को, उनको हेल्प आउट करना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव. ओके, सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज द लीगल बैकग्राउंड ऑफ लीगल एड. तो लीगल बैकग्राउंड क्या है, तो every democratic society requires a impartial and independent judiciary to ensure equal justice for all. तो ये तो अपन पढ़ते हुए आए ही हैं. ठीक है, कि जुडिशरी जो है वो impartial होनी चाहिए और independent होनी चाहिए ताकि जस्टिस सबके लिए सिक्योर करी जा सके. ठीक है, citizens must have faith in the court system and which is accessible to everyone, guaranteeing equality before law. ओके, तो लोगों को एक तरीके से जो जस्टिस डिलीवरी का सिस्टम है उसके ऊपर फेथ होना चाहिए. ओके, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट इज वाइटल फॉर अपहोल्डिंग द इक्वालिटी इन द
डेमोक्रेसी। तो एक तरीके से जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है कोर्ट के अंदर वो बहुत ज्यादा वाइटल हो जाता है। अब ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? जब सबको लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो पुअर लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा? वाया द लीगल एड। ओके, सो ऑल सिटीजंस रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस मस्ट बी एबल टू एक्सेस द कोर्ट्स। द स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस टू ऑल। ओके, तो सबको कोर्ट के अंदर जाने का अधिकार होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। ओके, लीगल एड शुड बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू इंश्योर जस्टिस इज नॉट डिनाइड ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है, तो लीगल एड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवानी चाहिए, और भले ही कोई भी कास्ट का इंसान हो और भले ही कोई भी रिलीजन का इंसान हो। ठीक है, ह्यूमन राइट्स एंड लीगल एड की अगर अपन बात करें, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक, तो लीगल एड इज ग्राउंडेड इन द ह्यूमन राइट्स, पर्टिकुलरली इन राइट टू इक्वालिटी एंड एक्सेस टू जस्टिस, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15। ठीक है, national and international legal frameworks like treaties and monitoring bodies emphasize the need of legal aid as the part of human dignity and equality। तो इसको काफी सारी नेशनल और इंटरनेशनल लीगल ट्रीटीज के अंदर भी एक तरीके से एक्सेस किया गया है। ओके, सो दिस इज अबाउट द लीगल बैकग्राउंड ऑफ लीगल एड। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंडियन लीगल सिस्टम एंड द लीगल एड। तो देखो, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर एडवर्जेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस डिस्पेंशन इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द एडवर्जेरियल लीगल सिस्टम व्हिच मेड जस्टिस लेस एक्सेसिबल टू द मासेस। ठीक है, तो एक तरीके से ये बहुत ज्यादा फॉर्मल सिस्टम है, बहुत ज्यादा टेक्निकल सिस्टम है। इंडिया के अंदर कोर्ट का सिस्टम आप जानते ही हो, यू मस्ट हैव रेड इन यूनिट 2, यूनिट 1। ओके, उसके बाद में the pre-British system was informal and more accessible as it was used in language understood by the common people। ठीक है, तो प्री ब्रिटिश एरा के अंदर इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इनफॉर्मल था और ज्यादा एक्सेसिबल था मासेस के लिए। ठीक है, एडवर्जेरियल सिस्टम रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज, कोर्ट फीस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज, मेकिंग इट हार्डर फॉर द पुअर टू एक्सेस जस्टिस। ठीक है, तो आजकल जो सिस्टम चलता है उसके अंदर कोर्ट फीस भी लगती है, टेक्निकल नॉलेज भी लगता है, लीगल फॉर्मेलिटीज भी लगती है। मतलब कुल मिला के एक वकील की आवश्यकता पड़ती है, और वकीलों की फीस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और कोर्ट की फीस भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए गरीबों के लिए इनको एक्सेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इन एमएच हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस का नाम याद रख लेना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ एमएच हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एम्फेसाइज दैट द एडवर्जेरियल सिस्टम वाइल जस्ट, ठीक है, अच्छा है, ये सिस्टम खराब नहीं है, नीड्स फ्री लीगल एड टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर द पुअर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, बट इट नीड्स फ्री लीगल एड टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम पुअर और मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंडियन लीगल सिस्टम एंड लीगल एड। गाइस, आप देख रहे होगे मैंने आपकी बुक की एग्जैक्ट नंबरिंग यहाँ पे भी यूज किया है। ठीक है, now moving forward with the next topic, that is the B1 legal aid under Indian Constitution। तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला आर्टिकल कौन सा है? 39A, which was included by the 42nd amendment of 1976। ठीक है, it ensures equal justice and free legal aid। और क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल के अंदर? ये ग्रीन फॉन्ट के अंदर आप देखिए, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइडिंग लीगल एड टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले खुद को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, और जिनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं है उनको लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, The constitutional provision aims to make justice accessible regardless of economic and other disabilities। ठीक है, ये DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद में इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये फंडामेंटल राइट्स है अंडर पार्ट 3। एक तो आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ग्रांट्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू ऑल सिटीजंस। और आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो दीज आर द प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्योर्स फ्री लीगल एड। ओके, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लीगल एड अंडर क्रिमिनल लॉ। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि सीबीएसई ने मेंशन कर रखा है ये अपने ऑफिशियल सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो एक तो सेक्शन 340 क्लॉज 1 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, तो इनिशियली अलाउड लीगल काउंसिल फॉर अक्यूज फेसिंग डेथ सेंटेंसेस। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होता था, एक सेक्शन था 340 क्लॉज 1 नाम से, तो जिनको भी डेथ सेंटेंस मिल जाता था, फांसी की सजा मिल जाती थी, उनको फ्री काउंसिल अलॉट किया जाता था सरकार के द्वारा। ओके, काउंसिल का मतलब लॉयर ही होता है। ठीक है, उसके बाद में 304 क्लॉज 1 आया सीआरपीसी का 1973 के अमेंडमेंट में। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड फॉर अक्यूज्ड इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर, पर्टिकुलरली इन सेशंस कोर्ट ट्रायल्स। ठीक है, तो जो भी सेशंस कोर्ट्स के अंदर ट्रायल चल रहे होते हैं, सेशंस कोर्ट्स इज बेसिकली द हाईएस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के अंदर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते लॉयर्स को, तो उनको
लीगल काउंसिल प्रोवाइड करवाया जाता है अंडर सेक्शन 304 ऑफ द सीआरपीसी, 1973 का अमेंडमेंट है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, ये अच्छे से आप पढ़ लेना। लीगल एड अंडर क्रिमिनल लॉ टॉपिक का जो नंबरिंग है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर वो B2 है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज फ्री लीगल एड अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो 3 इंटरनेशनल ट्रीटीज है। एक तो यूडीएचआर, तो आप कई बार पढ़ चुके हो काफी सारे चैप्टर्स के अंदर। तो पहला वाला जो है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR, तो इंडिया इज अ सिग्नेटरी, इंडिया ने साइन कर रखा है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि अगर अपन ने कोई भी ट्रीटी के ऊपर साइन किया हुआ होता है या कंसेंट दिया हुआ होता है तो हम ऑब्लिगेटरी हो जाते हैं उसको मानने के लिए। तो इंडिया और अगर अपन ने ये साइन किया तो दैट मींस इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड एज अ पार्ट ऑफ आवर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। उसके बाद में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है, इसको ICESR और CEDAW नाम से भी एक इंटरनेशनल कोवेनेंट है, ठीक है। तो बोथ इंप्लाई द नीड फॉर फ्री लीगल सर्विसेज फॉर इफेक्टिव रेमेडीज एंड जस्टिस, ठीक है। उसके बाद में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, UDHR 1948, इसका आर्टिकल 8 क्या कहता है? अफर्म्स द राइट टू एन इफेक्टिव रेमेडी इंक्लूडिंग एक्सेस टू लीगल असिस्टेंस, क्रिएटिंग ऑब्लिगेशंस फॉर मेंबर कंट्रीज टू प्रोवाइड इन दिस इन जेन्युइन केसेस, ठीक है। तो UDHR भी इसकी बात करता है, ठीक है। अब उसके बाद में अगला पॉइंट क्या कहता है? यूनाइटेड नेशंस लीगल प्रिंसिपल एम्फेसाइज द राइट टू इफेक्टिव रेमेडी, ठीक है। यूएन के भी प्रिंसिपल्स इसको एम्फेसाइज करते हैं, विच इंक्लूड्स फ्री लीगल एड इन सर्टेन केसेस। द यूडीएचआर व्हाइल नॉट लीगली बाइंडिंग प्लेज अ नॉर्मेटिव रोल इन इंक्रीजिंग द मेंबर्स टू अडेयर टू द ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो यूडीएचआर वैसे तो लीगली बाइंडिंग नहीं है बट स्टिल इट प्लेज अ रोल इन प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड। ओके, तो दीज आर द सिनेरियोज ऑफ फ्री लीगल एड अंडर इंटरनेशनल लॉ। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987। तो इसकी एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं अपन, ये किस तरीके से आया। तो सबसे पहले आती है 1958 के अंदर 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, काफी फेमस रिपोर्ट थी। तो इसने प्रपोज किया फ्री लीगल एड फॉर पुअर, हाईलाइटिंग द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फंड लीगल रिप्रेजेंटेशन फॉर द अक्यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस, ठीक है। तो 14th लॉ कमीशन के अंदर कहा गया था जो गरीब लोग जिनके ऊपर क्रिमिनल केस लग जाते हैं उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में नेशनल लीगल एड स्कीम आई 1960 के अंदर, ठीक है। दिस वाज इनिशिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट फेल्ड ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो 1960 के अंदर इंडिया के अंदर काफी सारी दिक्कतें चल रही थी यार, चाइना के साथ वॉर चल रहा था, ठीक है, और 1962 के अंदर। उसके अलावा भी नेहरू जी की डेथ हो गई 1964 के अंदर, शास्त्री जी की डेथ हो गई 1966 के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से ये इनिशिएटिव फेल हो गया, नेशनल लीगल एड स्कीम ऑफ 1960, ठीक है। फिर 1973 के अंदर कृष्णा अय्यर कमेटी बनी। तो दिस वाज फॉर्म टू डेवलप अ लीगल एड स्कीम विद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सेंट्रल कमिटीज, ठीक है। हाउएवर दिस वाज आल्सो नॉट इंप्लीमेंटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके बाद में 1980 के अंदर CILAS, ठीक है, कमिटी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड स्कीम्स बनाई गई, ठीक है, फॉर्म्ड अंडर जस्टिस PN भगवती, जिन्होंने PIL स्टार्ट किया था, आपको पता ही होगा, टू ओवरसी मॉनिटर लीगल एड प्रोग्राम्स। और फाइनली 1987 के अंदर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट पास किया गया। इट एस्टेब्लिश स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर यूनिफॉर्म लीगल एड प्रोग्राम्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो ये ब्रीफ लीगल बैकग्राउंड है या ब्रीफ हिस्ट्री है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 का, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज द इंटाइटलमेंट टू लीगल सर्विसेज, ठीक है। कौन कौन इंटाइटल्ड है लीगल सर्विसेज के लिए, ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, ठीक है। तो एक तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, दे आर इंटाइटल्ड फॉर द लीगल सर्विसेज, ठीक है। विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग्स और बेगर, ठीक है, फोर्स लेबर और ट्रैफिकिंग, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और बंधुआ मजदूरी जिनके साथ हो रही होती है वो एक तरीके से इंटाइटल्ड है फ्री लीगल एड के लिए, ठीक है। विमेन एंड चिल्ड्रन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, पर्सन इन वुल्नरेबल सिचुएशन सच एज विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर्स, फ्लड वगैरह हो गया, एथनिक वायलेंस, ठीक है, जैसे धर्म के नाम पे कोई दंगा हो गया, कास्ट एट्रोसिटीज और नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। So this is the scenario. Industrial workmen और पर्सन इन कस्टडी लाइक जुवेनाइल होम, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स, ये सारे के सारे इंटाइटल्ड है। उसके अलावा इनकम क्राइटेरिया भी आ जाता है, ठीक है, दीज ऑल आर इंटाइटल्ड, ये 7 कैटेगरीज तो इंटाइटल्ड है ही। उसके बाद में इनकम क्राइटेरिया, इनकम एनुअल इनकम लेस देन 9,000, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट इसको हायर भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर केस जाना है तो 12,000 से कम साल की इनकम होनी चाहिए, ठीक है। सीनियर सिटीजन की जो एलिजिबिलिटी है वो स्टेट टू
स्टेट डिफर करती है, ठीक है, कि सीनियर सिटीजन कौन है ये स्टेट रूल्स के हिसाब से डिफर करता है। तो दिस इज रिगार्डिंग द एंटाइटलमेंट टू लीगल सर्विसेज, ओके। और सेक्शंस कौन से हैं, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13, ये याद रखने हैं आपको, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज द फ्री लीगल सर्विसेज। कौन कौन सी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है सरकार के द्वारा? तो पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, ठीक है, ये पहली लीगल सर्विसेज है, तो कोर्ट फीस पे कर दी जाती है सरकार के द्वारा, और अदर चार्जेस जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर चार्जेस लगते हैं वो सरकार पे कर देती है। लॉयर सर्विसेज, तो प्रोविजन ऑफ लॉयर टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल्स इन द लीगल प्रोसीडिंग्स, वकील प्रोवाइड करवाया जाता है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट सर्विस इज सर्टिफाइड कॉपीज, तो ऑब्टेनिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू लीगल प्रोसीडिंग्स, ये प्रोवाइड करवाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ अपील्स, ठीक है, असिस्टेंस विद द प्रिपरेशन ऑफ अपील्स, पेपर बुक्स इंक्लूडिंग प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो इसके अंदर भी सरकार मदद कर देती है अगर लीगल एड मिलता है तो, ठीक है। तो दीज 4 आर द लीगल एड्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड फ्री में लोगों को जो इंटाइटल्ड होते हैं। उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है लीगल एड का? सम क्रिटिसाइज द लीगल एड इन क्रिमिनल केसेस फॉर इनकरेजिंग अननेसेसरी लिटिगेशन, ठीक है, तो कई लोग कहते हैं कि भाई क्रिमिनल केसेस के अंदर लीगल एड नहीं प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, ओके। तो दीज आर द फ्री लीगल सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ लिटिगेशन, टाइप ऑफ लीगल सर्विसेज। तो एक तो प्री लिटिगेशन लीगल सर्विसेज होती है, मतलब केस लगने से पहले ही लीगल सर्विस प्रोवाइड करवा देना। तो एक तो हो गया लीगल एजुकेशन, ठीक है, कि पहले ही एजुकेट कर दो लोगों को कि भाई ये आपके राइट्स है, ठीक है, एजुकेटिंग पीपल अबाउट देयर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद है लीगल एडवाइस, प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन लीगल मैटर्स बिफोर इनिशिएटिंग अ केस, लीगल अवेयरनेस फैलाना, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट लीगल राइट्स एंड प्रोसीजर्स वाया मास मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। प्री लिटिगेशन सेटलमेंट, ये अगला मतलब आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करवा देना लोक अदालत के थ्रू या फिर आर्बिट्रेशन के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू। तो इनकरेजिंग एमिकेबल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिफोर दे गो टू द कोर्ट। और उसके बाद में आती है पोस्ट लिटिगेशन सर्विसेज। पोस्ट लिटिगेशन मतलब अगर कोर्ट के अंदर केस चला गया तो वो 3-4 सर्विसेज अपन ने पढ़ी थी ना, कोर्ट फीस वगैरह पे कर देना, लॉयर प्रोवाइड करवा देना, ये सरकार प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग और आफ्टर लिटिगेशन विच इन्वॉल्व सर्विसेज फ्रॉम लॉयर्स वंस अ केस इज फाइल्ड, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ लीगल services, pre-litigation and post-litigation, okay. Now moving forward with the next thing that is the National Legal Services Authority, नालसा, ठीक है। तो देखो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंडर ये बनाई गई थी, लेड टू द क्रिएशन ऑफ नालसा टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड अक्रॉस इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम 1995। तो नालसा बना कब था? 1995 के अंदर बना था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस क्या है? तो ये क्या करता है? मॉनिटर लीगल एड प्रोग्राम्स एंड सेट द गाइडलाइंस फॉर देम, ठीक है। तो ये फंक्शंस है। उसके अलावा स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज भी होती है, दे इंप्लीमेंट नालसाज पॉलिसीज एंड कंडक्ट लोक अदालत, ठीक है। लोक अदालत जो है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंडर ही कंडक्ट होता है। ये मैंने आपको एडीआर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाया भी था, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा उस चैप्टर का भी डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसका भी वन शॉट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। मैनेजेस लीगल एड रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट केसेस, ठीक है। उसके बाद में लीगल अवेयरनेस कैंप्स भी लगाते हैं, एजुकेट द पब्लिक पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज रिगार्डिंग देयर लीगल राइट्स एंड रेमेडीज, ओके। तो दिस इज द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज नालसा, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज नालसा रेगुलेशंस 2010। ये 2010 के अंदर अमेंडमेंट आया था इसके अंदर, ठीक है। तो नालसा रेगुलेशंस 2010 वर इनेक्टेड टू रेगुलेट एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल सर्विसेज अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, ठीक है। तो इनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इनको बेटर करने के लिए 2010 के अंदर हमने अमेंडमेंट किया था, जिनको हम नालसा रेगुलेशंस 2010 भी कहते हैं, ठीक है। तो की प्रोविजंस क्या क्या है? तो एक है पैनल लॉयर सिलेक्शन। तो जो लॉयर्स है जो फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं उनका सिलेक्शन किस तरीके से होता है, इसके प्रोविजंस हमने बनाए थे, ठीक है। तो लॉयर्स विद मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आर सिलेक्टेड थ्रू एन एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो जिन भी लॉयर्स को 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है प्रैक्टिस का, कोर्ट प्रैक्टिस का, वो अप्लाई कर सकते हैं नालसा के पास, ठीक है। द पैनल्स आर क्रिएटेड विद इनपुट फ्रॉम द लीगल अथॉरिटीज, ठीक है। जो भी सरकारी वकील या जजेस वगैरह जो उनका काम देख रहे होते हैं उनसे इनपुट लिया जाता है कि ये वकील कैसे है, ठीक है। लॉयर्स आर एसेस्ड बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी एंड सूटेबिलिटी, ठीक है। कि मतलब कॉम्पिटेंस कैसी है, काम अच्छे से करते हैं नहीं करते, इंटीग्रिटी मतलब मैन ऑफ इंटीग्रिटी है या नहीं, कि मतलब बेसिकली प्रिंसिपल्स अच्छे हैं या नहीं। और उसके बाद में सूटेबिलिटी, अगर मान लो क्रिमिनल केसेस के अंदर लीगल एड प्रोवाइड करवानी है एंड अ लॉयर प्रैक्टिसेस इन सिविल फील्ड मेनली, तो ही इज नॉट सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर केस ना, ठीक है। तो इस तरीके से उनको एसेस किया जाता है। फिर उसके बाद है पेमेंट फॉर पीनल लॉयर्स, ठीक है। तो जो भी पैनल के अंदर लॉयर्स
सेलेक्ट किए जाते हैं उनको पेमेंट किस तरीके से किया जाता है, तो लॉयर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू द स्टेट गाइडलाइंस, हर स्टेट गवर्नमेंट की अलग गाइडलाइंस होती है, विद पीरियोडिक रिव्यूज ऑफ द ऑनरोरियम्स, ठीक है। तो इनका पीरियोडिक रिव्यू होता रहता है, मतलब हर साल 2 साल के अंदर इनके जो भी पेमेंट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं, ओके। उसके बाद है सीनियर एडवोकेट्स मे बी अपॉइंटेड इन इंपॉर्टेंट केसेस और दोज इन्वॉल्विंग सीरियस थ्रेट्स टू द लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। और कोई बहुत बड़े केसेस होते हैं अगर, तो उसके अंदर सीनियर एडवोकेट्स को भी अपॉइंट किया जा सकता है, ओके। सो दिस इज रिगार्डिंग द नालसा रेगुलेशंस 2010, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ओके। एक अमेंडमेंट किया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंदर 2002 के अंदर, ओके। तो द अमेंडमेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फोकस ऑन प्री लिटिगेशन सर्विसेज, ठीक है, particularly in public utility services to improve access to justice and reduce litigation। तो प्री लिटिगेशन सर्विसेज के ऊपर ज्यादा फोकस करो, मतलब कोर्ट तक केस जाने ही मत दो, ओके। तो इसलिए अमेंडमेंट किया गया था। की चेंजेस वर मेड टू लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, तो की अमेंडमेंट क्या थे, एक तो परमानेंट लोक अदालत, मैंने आपको बताया ही है कि जो लोक अदालत है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 के हिसाब से ही चलती है, ठीक है। तो परमानेंट लोक अदालत वर एस्टेब्लिश टू हैंडल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एट प्री लिटिगेशन स्टेज। उसके बाद में प्री लिटिगेशन कंसिलिएशन, ओके। तो फोकस्ड ऑन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिफोर दे एस्केलेट इनटू लिटिगेशन, मतलब जैसे वो कोर्ट के अंदर केस जाने से पहले ही डिस्प्यूट को कंसिलिएशन के थ्रू ही सॉल्व कर लो, ठीक है, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक पब्लिक यूटिलिटीज, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द अदर इनिशिएटिव्स। और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा रिगार्डिंग द लीगल एड, तो एक तो लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप है, लॉन्च बाय नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फॉर इजी एक्सेस टू लीगल एड सर्विसेज वाया एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो इनका मोबाइल ऐप है जो एंड्रॉइड और iOS पे डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। फिर एक दिशा स्कीम है, दिशा स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है, लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू इंप्रूव एक्सेस टू जस्टिस अक्रॉस इंडिया, ओके। तो दीज आर 2 अदर इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ओके। Now moving forward with the next thing, that is when can a legal aid be denied और withdrawn। अगर मान लो किसी को लीगल एड मिल गई है और वो विड्रॉ कब करी जा सकती है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो लीगल एड कैन बी डिनाइड एट द इनिशियल स्टेज बिफोर द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड और विड्रॉन आफ्टर द एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, ठीक है। तो या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं हुई कि कोई इंसान उस कैटेगरी के अंदर फॉल ही नहीं किया अंडर सेक्शन 12 और सेक्शन 13, ठीक है, इन 2 सेक्शन के अंडर ही तो लिखी हुई एलिजिबिलिटी, तो या तो वो इंसान एलिजिबल ही नहीं है या फिर एलिजिबल हो गया फिर भी रिजेक्ट की जा सकती है। वो ग्राउंड्स क्या क्या है, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस, 3 सर्कमस्टांसेस है वो हम देख लेते हैं। तो पहला है इनएलिजिबिलिटी, ठीक है, इफ द पर्सन इज फाउंड टू बी इनएलिजिबल अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, ठीक है, कि बाद में इनएलिजिबिलिटी अगर फाउंड आउट हो गई तो उसको लीगल एड डिनाई कर दी जाएगी, ओके। उसके बाद में चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है, मान लो पहले तो वो इंसान गरीब था, बाद में मान लो गवर्नमेंट जॉब लग गई या फिर कमाने लग गया या कुछ और हो गया, तो भी लीगल एड डिनाई कर दी जाएगी, दैट इज द चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है। उसके बाद में मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड, मतलब झूठ बोल के अगर लीगल एड को अवेल किया गया है और बाद में सरकार को पता चल गया तो उसको डिनाई किया जा सकता है, ओके। तो दिस इज द टॉपिक जी, दैट इज व्हेन कैन अ लीगल एड बी डिनाइड और विड्रॉन, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लैक ऑफ कोऑपरेशन, मतलब इसी का ही कंटिन्यूड वर्जन है कि अगला इंसान कोऑपरेट ही नहीं कर रहा सरकार के साथ, ठीक है। इफ द एडेड पर्सन डज नॉट कोऑपरेट विद द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज और कमिटी, ठीक है, भले ही स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो या असाइंड एडवोकेट या फिर वकील हो, ठीक है, तो भी ये लीगल एड डिनाई करी जा सकती है। फिर उसके बाद में इंगेजिंग अनदर लॉयर मतलब मान लो कोई और वकील इंगेज कर लिया तो भी लीगल एड डिनाई करी जा सकती है। डेथ ऑफ द एडेड पर्सन, जिसको लीगल एड मिली है उसकी अगर डेथ हो जाए तो अपने आप ही लीगल एड वापस ले ली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में अब्यूज ऑफ द प्रोसेस, ये ढंग से पढ़ लेते हैं अपन। इफ द एप्लीकेशन ऑफ द मैटर इज फाउंड टू बी एन अब्यूज ऑफ द लीगल प्रोसेस और ऑफ द लीगल सर्विसेज, ठीक है, कि मतलब जो भी एप्लीकेशन है वो एक तरीके से मतलब फ्यूरोवेलस फाउंड होती है या फिर अब्यूज ऑफ प्रोसेस फाउंड होती है तो लीगल एड कैन बी डिनाइड और विड्रॉन, ओके। तो दीज ऑल आर द ग्राउंड्स। उसके बाद में लीगल एड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक। इसकी 2-3 स्लाइड होने वाली है। तो एक्सेस टू जस्टिस एज ए ह्यूमन राइट, ये कैसे होता है? तो मेनी पीपल आर डिनाइड ह्यूमन राइट सिंपली बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ एनफोर्सिंग देयर राइट्स, ठीक है। काफी लोगों को ह्यूमन राइट्स सिर्फ इस वजह से नहीं मिलते
क्योंकि वो उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो कोर्ट के अंदर जा ही नहीं सकते क्योंकि पैसे नहीं है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स फ्रॉम द एलिटिस्ट प्लेटफॉर्म इज इनसफिशिएंट, ठीक है। तो ह्यूमन राइट सिर्फ एक एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं है, ह्यूमन राइट सबके लिए है, ओके। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपको ह्यूमन राइट ऑन द स्पॉट मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, ठीक है। लीगल एड इज एसेंशियल टू मेक ह्यूमन राइट्स मीनिंगफुल फॉर द पुअर एंड ईच एंड एवरी पर्सन। ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी एनफोर्स ड्यू टू पुअर्टी। ह्यूमन राइट्स दैट कैन नॉट बी एनफोर्स ड्यू टू पुअर्टी आर मीनिंगलेस एंड वर्थलेस, ठीक है। तो जो ह्यूमन राइट्स पुअर्टी की वजह से यूज नहीं किए जा सकते, एनफोर्स नहीं किया जा सकते, उनका कोई मीनिंग नहीं है, वो जीरो है। राइट टू एक्सेस जस्टिस इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट विदाउट विच द रियलाइजेशन ऑफ मेनी अदर राइट्स इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो राइट टू एक्सेस जस्टिस मतलब आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, इसके बिना ह्यूमन राइट्स का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज लीगल एड एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। ये वाला टॉपिक है। तो लीगल एड एंड सोशल जस्टिस के अंदर क्या है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग सोशल जस्टिस फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ठीक है। तो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, भले ही माइनॉरिटी हो या फिर एक तरीके से मतलब लोअर कास्ट अपन कह दें, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीगल एड, ठीक है। इट इंश्योर्स द एनफोर्समेंट ऑफ सोशल एंड ह्यूमन राइट्स मेकिंग देम सब्सटेंशियल एंड स्पेशली फॉर द पुअर, ठीक है। उसके बाद में पुअर्टी बिकम्स अ बैरियर टू जस्टिस लीडिंग टू सोशल इनजस्टिस, ठीक है। कई लोगों के लिए पुअर्टी बैरियर बन जाता है, ओके कि वो अपने राइट्स को एनफोर्स ही नहीं कर पाते, इसलिए उनका एक्सप्लॉयटेशन होता चला जाता है। लीगल एड सर्व्स एज अ सॉल्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग इक्विटेबल जस्टिस टू ऑल, ओके। तो सबको इक्विटेबल जस्टिस मिले, इसलिए लीगल एड बहुत ज्यादा काम की चीज है पुअर के लिए, ओके। नाउ द लास्ट स्लाइड ऑफ योर पर्टिकुलर बुक, दैट इज अर्जेंसी ऑफ लीगल एड, की क्या अर्जेंसी है इसकी। तो इट इज इंटीग्रल टू द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इट्स डिनायल अंडरमाइंस द सोशल जस्टिस, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंटीग्रल है, और अगर लीगल एड डिनाई कर दी जाती है तो सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स भी एक तरीके से डिनाई हो रहे हैं, ओके। विदाउट लीगल एड ह्यूमन राइट्स रिमेन होलो डिक्लेरेशन, ठीक है। मतलब लीगल एड नहीं है तो ह्यूमन राइट्स है उनका कोई मतलब नहीं है, दे आर जस्ट होलो डिक्लेरेशन, मतलब खोखले वादे और कुछ नहीं है वो, ठीक है। प्रोवाइडिंग लीगल एड इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग सोशल अनरेस्ट एंड इंश्योरिंग ग्लोबल पीस बाय एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द इम्प्रोवाइज्ड पॉपुलेशन, ओके। तो लीगल एड बहुत ज्यादा क्रूशियल है सोशल अनरेस्ट को रोकने के लिए, ग्लोबल पीस को एड्रेस करने के लिए, और उसके अलावा बाकी जो लोग हैं, जो पुअर स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी है, मार्जिनलाइज स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी है, उनकी नीड्स को भी कैटर करने के लिए, ओके। सो दिस इज इट फॉर आवर वन शॉट रिवीजन सीरीज। गाइज आई एम लिविंग फॉर अ फ्रेंड्स मैरिज, अब 3 दिन मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, इस वीडियो के बाद में 1 या 2 दिन का गैप लगेगा। अब सिर्फ एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चंस बचते हैं, ठीक है। उसके 1-2 वीडियोस बनाने हैं, ठीक है। मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड कर दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और सेक्शंस और केस लॉज एक जगह कंपाइल करके अपलोड कर दिया है, सारे चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन वीडियोस डाल दिया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। कोई भी डाउट्स हो तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी ईमेल आईडी पड़ी है, और मेरे चैनल के नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर ये सारी की सारी पीडीएफ्स और नोट्स आपको मिल जाएंगे, ओके। तो ईमेल करके आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। वो जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मेरी ईमेल आईडी पड़ी है, ठीक है। और उसके अलावा पीवाईक्यूज में अपलोड कर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आई एम लीविंग फॉर अ मैरिज फंक्शन, 2 दिन का गैप लगेगा, उसके बाद में आई विल बी अवेलेबल फॉर योर एग्जाम्स, और उसके बाद में मैं क्लैट और सीयूईटी रिलेटेड अपडेट्स भी पोस्ट करता रहूंगा, ओके। सी यू गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर देयर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर शॉवरिंग मी विथ लव एंड रिस्पेक्ट। काफी अच्छा लगता है जब तुम लोग कॉमेंट्स वगैरह आते हैं, जब तुम लोग ऐसे कहते हो कीप गोइंग भैया एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। मेरा छोटा चैनल है, नई शुरुआत है, तुम लोगों ने काफी प्यार दिया, काफी अच्छा लगा मेरे को, थैंक्स अ लॉट। सी यू गाइज, बाय, सी यू, है ना।